वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, स्मृति और अन्य सभी ग्रंथों का सार और संपूर्ण रूप है महाभारत। इसीलिए इसे पंचम वेद कहा गया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने या लिखने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका दूसरों के जीवन, खुद के जीवन पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है, इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज़्यादा ही भावुक और आसक्त थे। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुत्र पुत्री के अंधे मोह में आकर सही गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। कुछ यही मनोदशा दिख रही है इस भर्ती के कुछ आवर्तियों में। किस समय पर कौन सी बातें सही हैं, कौन सी नहीं, इतना तो विवेक होना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एजेबी इंडिया पर। उपरोक्त बातें क्यों कहनी पड़ी और किस लिए, ये आने वाले समय में ज्ञात हो जाएगा। लगभग बहुत से अभ्यर्थी इस समय परेशान हैं इस भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर कि कब कराई जाएगी। कोर्ट में मामला भी लमसम खत्म होने के कगार पर है। कम से कम आगे की प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न अड़चन तो खत्म होने ही वाली है। ऐसे में किसी यूट्यूबर ने रील डालने की बात कही है जिससे जल्दी भर्ती हो सके। सीधे सीधे बात कही जाए तो कोर्ट डायरेक्शन जैसा कुछ, पर शायद मामले के संदर्भ को ये महाशय अभी तक समझ नहीं पाए हैं, अन्यथा इस समय तो ऐसी बात करते ही नहीं। शायद कोर्ट केस प्रोसीडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। यूपीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो भर्ती करवाती है, सिलेक्शन करती है प्राप्त अधियाचन के अनुसार अपने कुछ नियमों के साथ। और इस भर्ती में कुछ भी यूपीपीएससी ने अपनी तरफ से नहीं किया है। अधियाचन अनुसार व प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही अब तक कार्य किया है। यूपीपीएससी का काम था एग्ज़ाम कराना, जो इसने कराया, रिजल्ट जारी करना जो किया, डीवी कराना जो कराया, कट ऑफ जारी करना जो किया, लमसम समय पर ही सब कुछ किया। 7 माह के भीतर ही फॉर्म भरवाया, परीक्षा करवाई, रिजल्ट दिया, डीवी करवाई। तो फिर यूपीपीएससी को किस मोर्चे पर आप कोर्ट में घेरेंगे। मामला कोर्ट में गया, सरकार ने कमेटी गठित की तथा सभी विभागों ने आगे की प्रक्रिया को तब तक होल्ड करने की हामी भरी जब तक से हरी झंडी न मिले। इसको देखते हुए कोर्ट ने सिर्फ रिक्त सीटों पर अंतरिम ऑर्डर पास किया, सेलेक्टेड सीटों पर नहीं। क्योंकि जब सरकारी तंत्रों ने खुद ही रोक लगा दी तो कोर्ट ने अपने स्तर से आवश्यक नहीं समझा। पर इस बात को फॉलो करने की बात कही कोर्ट ने, तथा जो भी नए कदम होंगे वो कोर्ट को सूचित करना है यूपीपीएससी को। और समय समय पर यूपीपीएससी के अधिवक्ता कर भी रहे हैं। यूपीपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो अब यूपीपीएससी के पास बचा ही क्या करने को, कुछ नहीं सिवाय रिकमेंडेशन के व फाइल भेजने के। तो फिर आप किस आधार पर यूपीपीएससी को पार्टी बनाएंगे कि देर कर रहा है, आपकी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। सीधे सीधे सरकार को आप पार्टी बनाएंगे नहीं, अर्थात मुख्यमंत्री को, जिनके पास अधिकार है बहुत कुछ करने का। बाकी सरकार ने समय पर कमेटी गठित करके मामले का निस्तारण करवा दिया। यह बात अलग है कि कमेटी ने तय समय से ज़्यादा का वक्त लिया। चूँकि कार्य मैनुअली वाला था तो उसके पास भी वाजिब तर्क है ज़्यादा समय लगने का तय समय से। इसके बिना पर रिवाइज लिस्ट भी जारी कर दी गई तो आप किस आधार पर सरकार को पार्टी बनाएंगे। इसने तो अपना काम कर दिया है। अब बचे डीजीएमई, डीजीएमएचएस, केजीएमयू, तो ये तीनों आगे की प्रक्रिया तभी करेंगे जब इन्हें रिकमेंडेशन प्राप्त होगा तथा फाइल्स जो कि यूपीपीएससी देगा तथा पूर्व में लिखित सहमति पत्र इनका है कि कोर्ट के निर्देशानुसार यह कार्य करेंगे। इस संबंध में तो फिर आप इन तीनों को किस आधार पर पार्टी बनाएंगे। कुल मिला जुलाकर कहानी का केंद्र बिंदु एक ही है। फिलहाल वह है कोर्ट, न्यायमूर्ति जो इसके मैटर को देख रहे हैं। लगे हाथ 146 जो नए हैं इन पर भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर ये ठीक नहीं होगा कि 146 पर प्रकाश क्यों नहीं हमने डाला। ये लोग भी काफ़ी तनाव में हैं, क्या होगा क्या नहीं। तो जो दोस्त 146 वाले हैं, आप इतना समझ लीजिए कि आपको भी कोर्ट ग्रीन सिग्नल देगा तभी कुछ होगा। मतलब कि रिक्त पदों पर अंतरिम ऑर्डर है और 146 इन्हीं रिक्त पदों में समायोजित किए जाएंगे।
और ये तभी संभव होगा जब रिक्त पदों पर से अंतरिम ऑर्डर कोर्ट हटाएगा। मतलब कि जिस अंतरिम की मांग आपने पहले की थी, आज उसी से आप खुद प्रभावित हो गए हैं, पर सुखद एहसास के साथ। रिवाइज में सिर्फ उन्हीं को मौका नहीं मिला है जो रिट दायर किए थे, अपितु ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिला है जो रिट दायर नहीं किए थे, उनके अनुभव सही पाए गए, उन्हें मौका मिला है। अतः अब 146 का भी देखा जाए तो केंद्र बिंदु कौन है? कोर्ट ही है। घुमा फिरा कर सबका केंद्र बिंदु कोर्ट ही है। जो होना है आगे यहीं से होगा। अंतरिम ऑर्डर नेक्स्ट हियरिंग तक प्रभावी है 18-15 की, तथा रिवाइज्ड के बाद 18-15 पर हियरिंग हुई भी नहीं है। जब तक 18-15 पर हियरिंग होगी नहीं, तब तक किसी को ग्रीन सिग्नल मिलेगा नहीं। दूसरी बात की जो रिवाइज्ड में बाहर हुए हैं, उनके द्वारा दायर रिट का प्रभाव आगे की प्रक्रिया पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इनकी हियरिंग पर जो ऑर्डर दिया है वह इस बात का सर्टिफिकेट है, उस ऑर्डर की लास्ट लाइन। और 18-15 के साथ जितने भी कनेक्टेड हैं उन सबका हल भल हो ही चुका है रिवाइज्ड के साथ। थोड़ा बहुत कसर बाकी होगा तो 18-15 की 1 या 2 हियरिंग में पूरा हो जाएगा, बशर्ते यह हियरिंग कायदे से हो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि डेट लगी और हियरिंग के लिए पर्याप्त समय ही न दिया जाए, या पास ओवर कर दिया जाए, या फिर कोर्ट में एक नया ट्रेंड इस समय चल रहा है लेफ्ट ओवर का, तो यह सब न हो। यदि यह सब होता है तो कोर्ट के स्तर से होता है। तो अब यूपीपीएससी, डीजीएमई, डीजीएमएचएस, केजीएमयू व सरकार, इन सभी को आप पार्टी बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सभी कोर्ट के निर्देशानुसार अपना अपना काम कर दिया है। इनको पार्टी बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। 1% भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी का जवाब एक है और होगा, मामला लंबित है कोर्ट में। यानी जिसके यहाँ रिट डालने की बात कर रहे हैं कि देर हो रही है, देर न हो, तो अब वही खुद कारण बन गया है देर के लिए, क्योंकि मामला तो उसी के यहाँ लंबित है। अब देर क्यों हो रही है, इसका कारण आपको समझ आ गया होगा। यह भारत है, इसका कानून जितना कठोर है उतना ही लचीला भी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर कोर्ट के सामने भी मर्डर होता है ना, तो भी सबूत देना पड़ता है कि किसने मर्डर किया है। सारी बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि अब तो जो भी देर हो रही है वो कोर्ट से हो रही है। न्यायमूर्ति कभी पीओ तो कभी एलओ आदेशित कर देते हैं, जिससे एक और नेक्स्ट हियरिंग बढ़ जाती है और देर होती है। तो क्या आप कोर्ट के बेंच पर बैठने वाले न्यायमूर्तियों, जजों को पार्टी बनाओगे अपने रिट में, या फिर सीधे कोर्ट को पार्टी बनाओगे जिसके लिए ये लोग नियुक्त हैं? है कोई जवाब? आपकी रिट ही खारिज हो जाएगी। आगे की तो बात ही छोड़िए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, बातें आपको समझ आ रही हों, सही लग रही हों तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हैं इस चैनल को, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि यह हम लोगों के फील्ड का नहीं है। ऐसी बातें पता चली हैं कहीं से, तो ये आप पर छोड़ता हूँ कि सब्सक्राइब करना है या नहीं, जैसी आपकी मर्जी। असल देर कहाँ हो रही है, यह बात तो अब समझ आ ही गई होगी आपको। तो क्या आप पार्टी बनाएंगे कोर्ट को, या फिर हियरिंग कर रहे हैं न्यायमूर्तियों को? ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहता बाकी बातों पर, जो फिलहाल उचित भी नहीं है। आप सभी अवर्ती धैर्य का परिचय दें। कोर्ट है, कोर्ट के लिए एक बात प्रसिद्ध है कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, पर कभी किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी कुछ एक सिस्टम से चलता है, चल रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है इसमें। जब आप कार्य करने लगेंगे कल के दिन में, तो ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। हाल के कुछ तथ्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही सब कुछ क्लियर होने वाला है। कम से कम आगे की प्रक्रिया तो क्लियर हो ही जाएगी। दीपावली तक इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। 1-2 हियरिंग में आगे की प्रक्रिया में आ रही रुकावट भी खत्म हो जाएगी, ऐसी पूरी आशा है। मिलते हैं नई बातों को लेकर एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।